क्या कोई बीमारी कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है? यस, तो वो है पैनक्रियाटाइटिस। दोस्तों, पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो पेट के पीछे स्थित होता है। डाइजेशन और ब्लड शुगर के रेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाता है, जो खाने को तोड़ने और ब्लड शुगर के लेवल को मैनेज करने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि पैनक्रियाज में पैनक्रियाटाइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाए तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव। इस वीडियो में बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस की समस्या कैसे होती है और कैसे एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इसमें मदद कर सकता है। तो दोस्तों, सरल भाषा में समझाऊं तो पैनक्रियाटाइटिस पैनक्रियाज में होने वाली एक सूजन है जो दो प्रकार से हो सकती है। एक एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि अचानक पैनक्रियाज में सूजन हो जाए पर थोड़े समय के लिए, या फिर उसको हम तुरंत ठीक कर पाए, सही इलाज मिले तो ये जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हालत गंभीर हो जाए तो इससे काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल में या आईसीयू में लंबे समय तक रखना पड़ सकता है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस एक लॉन्ग लास्टिंग और धीरे धीरे बढ़ने वाली सूजन है जो समय के साथ पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाती है। इसमें पैनक्रियाज का फंक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन का प्रोडक्शन कम या बंद हो जाता है। पैनक्रियाटाइटिस अलग अलग वजह से हो सकती है, जैसे गोलस्टोन। पैनक्रियाटिक डक्ट और गोलस्टोन की डक्ट एक ही जगह आकर मिलकर जुड़ने में खुलती हैं, जिससे अगर स्टोन आके नीचे फंसा तो दोनों डक्ट बंद, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचते हैं बल्कि पैनक्रियाज में जमा होने लगते हैं, जो इन्फ्लेमेशन करते हैं और वहीं पर रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। दूसरा कारण है अल्कोहल अब्यूज। ज्यादा और लंबे समय तक अल्कोहल लेने से एक्यूट या क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये दो मुख्य कारण है। इनके अलावा हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, कुछ रिएक्टिव दवाइयां, पेट में चोट लगना, इन्फेक्शन या पैनक्रियाज के जेनेटिक डिसऑर्डर में भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस के लक्षण एक्यूट और क्रोनिक में थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, बट मोस्टली पेशेंट सीवियर पेन एब्डोमेन के साथ हॉस्पिटल आते हैं। ये खाने के बाद बढ़ सकता है। पेशेंट कंप्लेंट करता है नोजिया और वोमिटिंग की, बहुत तेज पेट में दर्द के साथ। या तो पेशेंट बता सकता है कि वो अनबेरेबल पेन है। अनबेरेबल पेन को छूने पर वहां पर सूजन या टेंडरनेस महसूस हो सकती है। या पेशेंट पीलिया, क्योंकि मैंने बताया दोनों डक्ट एक में आके खुलती हैं। अगर स्टोन फंसा तो ऊपर की ब्लॉकेज की वजह से पीलिया यानी जॉन्डिस हो सकता है। वेट लॉस या फैटी लूज स्टूल्स, मतलब पेशेंट का माल अब्जॉर्प्शन हो जाती है जिससे वेट लॉस होने लगता है और फैटी वाइट स्टूल के साथ प्रेजेंट कर सकता है। दोस्तों, इन लक्षणों को कभी भी इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल है कि पैनक्रियाटाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट पैनक्रियाटाइटिस के इलाज में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, खासकर उन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने में जो इस बीमारी से जुड़ी होती है। अब समझते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस के इलाज में हमारा रोल क्या है। नंबर 1, मिनिमल इन्वेजिव नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक छोटे इंसिजन से काम करते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है। ट्रेडिशनल सर्जरी की तुलना में कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी काफी कम होते हैं। नंबर 2, टारगेटेड ट्रीटमेंट। टारगेटेड ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट प्रिसीजन के साथ अफेक्टेड एरिया को ट्रीट करते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशन जैसे फ्लूइड कलेक्शन, एब्सेस, नेक्रोटिक टिश्यू को मैनेज करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। फिर आता है वर्सेटाइल टेक्निक्स। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास अलग अलग प्रोसीजर शामिल होते हैं जो पेशेंट की जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि परक्यूटेनियस ड्रेनेज, अल्ट्रासाउंड या सीटी की मदद से कैथेटर इंसर्ट करके फ्लूइड कलेक्शन या एब्सेस को ड्रेन करना, जो एक्यूट या क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस दोनों में हो सकती है। इससे कॉम्प्लिकेशन में बचाव होता है। ईआरसीपी, गोल्ड स्टोन से हुई पैनक्रियाटाइटिस के केस में या बाइल या पैनक्रियाटिक डक्ट से स्टोन रिमूव किए जाते हैं, जिससे पैनक्रियाज पर सूजन कम हो जाती है। ऐसे में ईआरसीपी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, बट अगर ईआरसीपी फेल हो जाए तो हम पीटीबीडी करके हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, या हम ऐसे पेशेंट्स में प्लास्टिक स्टेंटिंग भी कर सकते हैं ताकि ऊपर से ज्यादा स्टोन नीचे ना आए और पैनक्रियाटाइटिस के फर्दर एपिसोड कम हो जाए। सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केसेस में जब इंफेक्टेड नेक्रोसिस का रिस्क होने लगता है तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की टेक्निक जैसे कि परक्यूटेनियस ड्रेनेज को ओपन सर्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसको स्टेप अप अप्रोच में पहले कंजर्वेटिव मैनेज से ट्रीट किया जाता है। अगर उससे ट्रीट नहीं होता है तो हम ट्यूब के साइज को बढ़ा सकते हैं, उससे भी नहीं होता है तो हम परक्यूटेनियस नेक्रोसेक्टमी कर सकते हैं। परक्यूटेनियस नेक्रोसेक्टमी मींस कि पूरे कचरे को हम बार बार ट्यूब को अंदर बाहर निकाल कर उसको पूरा क्लीन कर सकते हैं।
फिर आता है पैलिएटिव केयर। क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस या पैनक्रेटिक कैंसर जैसे कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस में पैलिएटिव केयर प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि सीलियक प्लेक्सिस ब्लॉक, जिसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन को मैनेज करने के लिए नर्व्स को डिसरप्ट कर दिया जाता है ताकि उसमें पेन कम हो। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें पैनक्रेटाइटिस की वजह से खून की नस फट जाती है, तो इन पेशेंट्स में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एम्बोलाइजेशन से, परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन से बिना सर्जरी के उस ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मिनिमली इन्वेजिव तरीके से पैनक्रेटाइटिस को ठीक करते हैं या उसमें होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने में मदद करते हैं। मैं इस बात पे फिर से जोर देना चाहूंगा कि पैनक्रेटाइटिस के सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं। और साथ में सबके लिए मेरी एडवाइस है कि अल्कोहल का अत्यधिक सेवन ना करें। अपने गॉल ब्लैडर का रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते रहें ताकि आपको पता लग पाए कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और ऐसी भयंकर बीमारी से आप अपना बचाव रख सकें। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।